Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, sir. चलो, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं, यू ऑल आर सेफ एंड साउंड। इस उम्मीद के साथ चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और मुझे सबसे पहले बताइए, लास्ट क्लास में लास्ट क्या हमने डिस्कशन किया था? What was the last thing that we discussed in the last class? डायमेंशनल फार्मूला कराया था। डायमेंशनल फार्मूला। उसमें लास्ट किसका मैंने डायमेंशनल फार्मूला करवाया है? कोई मुझे बताएगा? लास्ट कौन सी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाला था आपने? एक मिनट सर क्या मैंने प्रेशर का निकाला, प्रेशर का? उससे आगे हम नहीं बढ़े। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया अभी कि कोई कि कैसी क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, इसके बारे में मैंने बता अभी दिया सर आपने। हमें दो बताई थी, एक तो प्योर नंबर बताया था और प्लेन एंगल। वेरी गुड। मतलब यहाँ तक बताया था, उसके बाद फिर हमने और कुछ नहीं किए थे। मतलब बेसिकली हमने, अच्छा, कैपिटल जी मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कहते हैं, इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला मैंने फाइंड करवाया है ऐसी कुछ चीजों का? नो सर, नो सर, नहीं करवाया। ठीक है सर, लास्ट चीज आपने बस ये कराई है कि जिसमें नो डायमेंशनल होता है। ठीक है, मतलब जिसमें नंबर आ जाए या एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में नंबर लिखा हो या लॉग लिखा हो, तो उसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। इनफैक्ट मैं आपसे कह सकता हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि साइन थीटा क्या चीज है, तो आप यही कहोगे ना कि साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इज अ काइंड ऑफ लेंथ, हाइपोटेनियस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इस केस में क्या आएगा? इस केस में ये यूनिटलेस आ जाएगा। तो यूनिटलेस आएगा तो डायमेंशनलेस भी आएगा एनीवेज। तो खैर, तो मैंने आपको ये पॉइंट बताया था। एक बात याद रखो, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करा रहा हूँ, लास्ट वाली चीज को हम कंटिन्यू कर लें थोड़ा सा, एक दो बातें और मैं ऐड कर दूं, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डज नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई? मतलब क्या लिखोगे? ट्रिगोनोमेट्रिक। ये बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक मिनट सर। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios does not have dimensional formula. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे बच्चों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सबको क्लियर है? क्योंकि अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करो, वेदर इट बी साइन और वेदर इट बी कॉस, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप कंसीडर करो, अगर आप लिखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर इज ऑल्सो अ लेंथ, तो उसके लिए भी एल लिख दो। हाइपोटेनियस इज ऑल्सो अ लेंथ एल, तो एल से एल विल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट नथिंग। सर वैसे भी रेशियो ही है, तो रेशियो की वो ऐसे भी वो रेशियो है, तो इट विल नॉट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, एक चीज और मैं आपको समझाता हूं कि आप अगर देखें प्लेन एंगल, ये मैंने आपको बता रखा है, प्लेन एंगल शायद बताया था, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। यस सर।
ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगर मैं इसकी बात करूं तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था कि प्लेन एंगल वैसे तो यूनिट नहीं होती, वी प्रोवाइड इट अ यूनिट, और जो यूनिट हम, हाँ वेरी गुड, और इस यूनिट को जो हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अनडाउटेडली इट हैज यूनिट, इसकी यूनिट है रेडियन और इसकी यूनिट है स्ट्रेडियन, ठीक है, इसकी यूनिट है स्ट्रेडियन। बट इन दोनों का अगर मैं आपसे पूछूं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो याद रखिएगा कि बोथ आर डायमेंशनलेस, दोनों का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, बिकॉज सप्लीमेंट्री डायमेंशनल फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। इनकी यूनिट्स जो भी है वो भी सप्लीमेंट्री है। इसका मतलब सर अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इज इट नेसेसरी दैट इफ अ क्वांटिटी हैज अ यूनिट इट विल हैव अ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये नेसेसरी नहीं है। जिसका ये 2 एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैज यूनिट बट इट डजंट हैव एनी डायमेंशनल फॉर्मूला। सर जी सर मेरे को ये पूछना था कि सर जैसे हमारी क्लास में स्कूल की हमारे टीचर ने बताया कि जो सॉलिड एंगल होता है वो सर अगर हम एक बॉल मान लें और हम उस स्फेरिकल बॉल से एक पार्ट काट लें सेंटर तक तो वो हुआ। नहीं, वो मतलब वो जबरदस्ती चीजों को कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है। अगर आप कोई बॉल मान लेंगे तो बॉल का अगर एक पोर्शन काटेंगे तो एक सरफेस ही तो बनेगा ना, वो सोच के देखिए आप। सर लेकिन वो कर्व्ड सरफेस बनेगा ना नहीं जो उससे, आगे वाला। हाँ वो एक सरफेस बना, बट इट इज ऑल्सो अ सरफेस। कहीं पे ये नहीं है सॉलिड एंगल की, ये कोई डेफिनेशन नहीं है कि इट शुड बी अ कर्व्ड सरफेस। अच्छा तो सर समझ रहे हैं कौन आप? से भी हो सकता है सबटेंड। हाँ कुछ भी, मतलब सरफेस कैन बी प्लेनर सरफेस ऑल्सो और इट कैन बी कर्व्ड सरफेस ऑल्सो, द पॉइंट इज इट शुड बी अ सरफेस। और उसका एरिया सर निकालना है। हाँ उसका एरिया और डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये गलत बात है कि कोई अगर आपसे ये कहे कि फुटबॉल से पोर्शन काट के निकालेंगे तभी उसका सॉलिड एंगल आएगा, देयर इज नो सच डेफिनेशन फॉर सॉलिड एंगल। ओके सर। ठीक है, तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आज कोई बच्चा नया भी है या सारे ऑलरेडी वही हैं जो पहले थे? किसी की आज पहली क्लास तो नहीं मेरे साथ? यस सर मेरी है। आप कौन? सर अर्नव। अर्नव कटारिया। तो आपने अर्नव कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह कुछ पढ़ा है पहले? सर बेटा ईमानदारी से बोलना, वेदर इफ यू हैवंट Yes, स्टडीड sir. यू नहीं विल पता। से नो, नहीं पता, ठीक है। तो आज शायद चीजें आपको कम समझ में आएंगी, है ना, समझ में नहीं आएंगी या कम आएंगी। तो आज सिर्फ आप पढ़ाने का तरीका देखो, ठीक है। आपको इसका जब sir. मैं वो कराऊंगा बैकअप तो उसमें आपको ये चीजें सिखा दूंगा। अभी फिलहाल तो अभी फिर से हम पीछे नहीं जा सकते बिकॉज बाकी बच्चों का नुकसान होगा वरना, तो इसलिए आज Okay, sir. अभी आप सिर्फ चीजों को देखो कि कैसे हो रही हैं और उसको नोट करो। रेस्ट विल डिस्कस विथ यू इन अ सेपरेट क्लास, ठीक है, जो भी बैकअप वाला पोर्शन। Okay, sir. सर ओके हाँ जी। सर आज हम इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम का करेंगे फॉर्मूला डायमेंशनल। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, करने को तो मैं बहुत सारी करा सकता हूँ मतलब उसका, लेकिन मुझे ऐसा कोई बेनिफिट महसूस नहीं होता इस वक्त बिकॉज इम्पल्स इज अ न्यू थिंग फॉर यू। अब फिर से मैं इम्पल्स डिफाइन करूंगा और वो इम्पल्स आपको पढ़ना है आगे जाके फोर्स वाले, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। जैसे एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है जो आप रोटेशन में पढ़ेंगे। जी जी सर वो असाइनमेंट जो पिछली क्लास में मिला था उसमें इम्पल्स और उसके मैं ऐसे सिर्फ फॉर्मूलाज। फॉर्मूला बता देता हूँ। इम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जे से। अगर कहीं पर इम्पल्स लिखा हुआ है, इम्पल्स, तो इम्पल्स होगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इम्पल्स फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टी इज टाइम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम अगर कहीं पर है, एंगुलर मोमेंटम का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम, लिख लीजिए लीनियर मोमेंटम, पी मतलब लीनियर मोमेंटम। आप लोगों को लीनियर मोमेंटम पता है, लीनियर मोमेंटम। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अभी मैं पोजीशन वेक्टर, रेडियस वेक्टर कहूंगा, ये सब पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बस इतना समझ लो कि लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, ऐसा समझ लो, ठीक है सर। फॉर्मूला बता दिया तो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लोगे? हाँ सर वो लिख लो। ठीक है चलो, आज एक दो तीन और मैं करा रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला, उसके बाद एप्लीकेशन पे जाएंगे हम, ठीक है। तो पहले मैं 2-4 और करा लूँ डायमेंशनल फॉर्मूला,
इसको इरेज कर रहा हूँ। फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया हो, ये जो इम्पल्स और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था वो लिख लिया हो, तो मैं इसको आगे बढ़ जाऊं। सर और उससे पहले वाले में वो भी था ग्रेडियंट वगैरह का सर, उसमें पूछा था कि यूनिटलेस क्या है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट और वो सब, तो सर वो भी समझ में आया था। देखो, किसी भी ग्रेडियंट का बेसिक मतलब होता है कि चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ये वाली बात भी आपको बहुत ज्यादा भी नहीं समझ आएगी, बिकॉज ये एक्चुअली में ऐसे लिखा जाता है डीवी बाई डी एस, जो डिफरेंशिएशन में पढ़ाया जाएगा। तो अगर कभी ग्रेडियंट कहे देना आपसे ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट वर्ड हमेशा याद रखो कि किसी भी चीज का ग्रेडियंट मतलब दैट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, बस इतना याद रखना। अब अगर आप मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसका मतलब है कि ऊपर लिखा जाएगा वेलोसिटी, नीचे लिखा गया अगर डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे तो एल टी टू द पावर -1, और डिस्टेंस लिखोगे तो एल, ये मर गया तब भी तो टी टू द पावर -1 बच ही जाएगा, तो इट इज नॉट डायमेंशनलेस। यस सर। ठीक है सर? यस सर। तो सर डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट लिया तो वो तो कट ही गया, क्योंकि अब वो कट गया तो डिस्प्लेसमेंट इट विल बिकम डायमेंशनलेस। यस सर। ठीक है सर, चलिए, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, पहला काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला भी साथ साथ मैं लिख ही देता हूं, हाफ mv², और दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे ये निकालने के लिए? gm1 m2 डिवाइडेड बाय r²। आई होप सारे सिंबल्स आपको पता है। F मतलब फोर्स, m इज मास, m1 एंड m2 बोथ आर मासेस। r मतलब क्या चीज है बेटा? व्हाट इज दिस r हियर? रेडियस। r is सर सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज, राइट। तीसरा आपको लिखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको कहते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता उसको जाने दो, ये सिर्फ अभी जो लिख रहा हूं उसको बस याद रखो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तीसरा आपको लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और वो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या है? k q1 q2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, वेयर q1 एंड q2 आर चार्ज, q1 एंड q2 आर चार्ज। q1 q2 क्या चीज है? चार्ज है। और मैं चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है सर at। at is the dimensional formula of the charge where a stands for ampere, t stands for time। ये आप चार्ज की जगह ना इसको यूज करेंगे। तो ये तीन है सर, आप ट्राई करना चाहेंगे? पहले आप बताएं। यस सर। ऋषिक, उर्वशी, Yes, sir. आराध्या, सब ट्राई Yes, करना sir. चाहोगे तो प्लीज पहले ट्राई करो, और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले आप ट्राई कर लो, गलत होगा होगा, सही होगा तो अच्छी बात, गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर ठीक है, तो आपने इसलिए पहले ट्राई काइनेटिक करिए। एनर्जी के लिए क्या लिखा है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। Kinetic energy is equal to half mv², where half is a number obviously that you can see, और वो क्या है सर? half m is mass and v is velocity। सर जी जी बच्चे, कैपिटल जी तो कांस्टेंट होता है, तो सर जी जी रहेगा। ये कंफ्यूज नहीं हो। मैंने आपसे कहा था कि दो तरह के कांस्टेंट हैं, एक तो ऐसे जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, और ऐसे भी कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। मैंने आपसे ये भी बोला होगा साथ साथ कि ऐसे कांस्टेंट विच इज द रेशियो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड, राइट। तो रेशियो अगर है तो वो रेशियो में तो यूनिट कैंसिल ही हो जाएगी, तो इट विल बी डायमेंशनलेस। बट अगर ऐसा कांस्टेंट जो रेशियो नहीं है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे मैं आपको एक दो सिखाता हूं। जैसे यहाँ पर पहले काइनेटिक एनर्जी का आप लोग लिख पाए? फॉरगेट अबाउट द जी, काइनेटिक एनर्जी का लिख पाए हो आप लोग?
काइनेटिक एनर्जी का नहीं लिख पाए? हाफ का डायमेंशनल Yes, फॉर्मूला sir. क्या होगा? लिख लिया सर। लिख लिया। हाफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा बेटे नहीं बच्चों? सर। हाफ का तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ नंबर। m के लिए क्या लिखेंगे आप? कैपिटल M से आप मास को रिप्रेजेंट करते हैं, और v मतलब l t टू द पावर -1 होता है वेलोसिटी का, और उसका स्क्वायर करना है। तो बस इसको दोनों को साथ में लिख दो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो गया? m l स्क्वायर t टू द पावर -2। ये आया आप लोगों का? किसका किसका आ गया ये बताना जरा। Yes, sir. आ सर ये गया। आ गया। आ वेरी गया गुड, सर। वेरी सर गुड। हाफ को हम अब इग्नोर ही करेंगे ना? मास को इग्नोर क्यों करेंगे बच्चे? मास मास नहीं, का पावर हाफ 1 है। हाफ सर, हाफ। हाँ, हाफ को तो हटा दिया ना मैंने, देखो हाफ फॉर्मूले में है, फिजिकल फॉर्मूला कंटेन्स दिस हाफ, बट जब मैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं तो हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हमने हाफ को यूज नहीं किया। ओके सर। ठीक है, अब आते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये भी लिखा था। इसमें मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए G का, तो G के लिए आप क्या लिखेंगे? F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 मल्टीप्लाइड बाय m2, ये लिखेंगे। यस तो सर। G का डायमेंशनल फॉर्मूला आप सब लिख दो, m l न्यूटन t मीटर टू द स्क्वायर पावर। पर केजी स्क्वायर। हाँ, अरे यूनिट नहीं कह रहा हूँ, नहीं सर, वैसे मैं डायमेंशन। बता रहा हाँ हूँ। हाँ, यस, यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। तो एल स्क्वायर है ना, डिस्टेंस के लिए बेटा r इज अ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए एल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मास। मास के लिए आप एक मास के लिए भी m, दूसरे मास के लिए भी m। ये मत कहना कि m1 है ये m2 है तो नीचे 1 और 2 भी लगाएंगे, नहीं। मास चाहे 10 किलो हो या 50 किलो हो, मास के लिए कैपिटल M रखेंगे हम, बेस क्वांटिटी क्या होगी? कैपिटल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा m l क्यूब t टू द पावर -2, और नीचे है m का स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करिए, m ऊपर जाएगा, सोचिए आप, m पे पावर 1 है ये न्यूमरेटर में, और ये ऊपर गया तो m टू द पावर -2, तो ये कितना हो जाएगा? m पे पावर -1 -2 इज इक्वल टू m पे पावर -1 होगा या नहीं होगा बेटा? सिंप्लीफिकेशन मैंने दिखा दिया है आपको, तो इधर मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा, m पे पावर -1 l का क्यूब t टू द पावर -2। इज इट क्लियर टू ऑल? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. Yes, sir. m पे पावर -1 l क्यूब t टू द पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल E। समझ में आया आपको कैसे निकाला जा रहा है? ऐसा ही अब एक और करते हैं, फिर एक मैं आपके लिए दूंगा। पहले वो मैं वो k वाला करवा देता हूं, उसके बाद एक और मैं लिखूंगा जो आप ट्राई करेंगे। सर ये लिख लिया। ये लिख लिया, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट वाला था हमारा F इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो k को आप क्या लिखेंगे? k को आप लिख सकते हैं f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय q1 q2। अब k का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, फिर से आपको समझ में आ रहा है कि जितनी भी क्वांटिटी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। तो फोर्स का होता है ml t टू द पावर -2, r यहाँ पर भी डिस्टेंस है तो l स्क्वायर, चार्ज के लिए भी बताया था at, चार्ज के लिए बताया था at, तो 2 बार at लिखिए, at। समझ रहे हैं आप जी? सर के क्या था, फिर से बता दोगे? k इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये आगे आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में एक्चुअली में ये पढ़ेंगे, और क्लास 11th में केमिस्ट्री में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो यहाँ वहां पर k आपको बताया जाएगा। एक्चुअली में देखो, आपने कभी सुना है इलेक्ट्रॉन का नाम सुना होगा, प्रोटॉन का नाम सुना होगा। यस तो सर। अगर आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लो या 2 प्रोटॉन ले लो, है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन ले लो, तो वो बेसिकली करता क्या है? दोनों के बीच में फोर्स लगता है, या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है या रिपल्शन का, डिपेंडिंग ऑन कि दोनों चार्जेस लाइक हैं या दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो फोर्स लगाते हैं एक दूसरे पे। उस फोर्स का ये फॉर्मूला है, और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इस फॉर्मूले में जो ये कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये वैसा ही है जैसे कैपिटल G होता है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वैसा ही ये कौन सा कांस्टेंट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है सर? तो k को सिंप्लीफाई करिए तो ऊपर आ जाएगा m l क्यूब t टू द पावर -2, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर्ड t स्क्वायर्ड। तो k आ जाएगा आपका, देखिए सिंप्लीफाई करिए, m l क्यूब एज इट इज, a ऊपर आ गया तो a टू द पावर -2 हो गया, नीचे पॉजिटिव है ऊपर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये t को ऊपर ले जाइए तो नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो t टू द पावर -4 आ जाएगा। ये आ जाएगा k का।
ठीक है सर? सर एक चीज पूछनी है। जी जी बिल्कुल। सर जैसे कि मतलब इस फॉर्मूले में तो नहीं, बट अगर किसी फॉर्मूले में भी अगर टी की वैल्यू ऊपर 0 आ रही है तो हमें टी लिखना जरूरी है या फिर नहीं, छोड़ दें? जरूरी नहीं है, आप छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी, आप लिखना चाहे लिखिए, नहीं लिखेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, नहीं भी ओके लिखेंगे सर। तो उससे कुछ गलत नहीं हो जाएगा। डन? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अब एक और मैं लिख रहा हूं जो आप लोग प्लीज ट्राई करो, एंड आई होप आप कर सकते हो। फिर से फोर्स ही है, बट ये वाला फोर्स अलग फोर्स है, तो हम इस पे अभी डिटेल में नहीं जा रहे कि भाई क्या चीज लिख रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स में आपको इन चीजों के बारे में पढ़ना है, तो अभी उस पर टाइम पास करके कोई बेनिफिट नहीं है। यहाँ पर F इज इक्वल टू, ये एन जैसा साइन लिख रहा हूँ, ये एन जैसा साइन, इसको ईटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ईटा। क्या पढ़ते हैं? ये एन जैसा साइन दिख रहा है आप लोगों को? ईटा, है ना? थीटा, थीटा में से थ हटा दो तो जो बच गया वो ईटा। ठीक है, तो ईटा है ये, है ना? ये एन जैसा साइन है, और एन जैसा साइन में क्या है कि यहाँ पर एक साइड की लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। वैसे एन आप ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पर एक एंड को थोड़ा सा नीचे खींच दिया है, तो इसी को अपन ईटा पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ईटा एक सिंबल है बेसिकली, और इसमें आपको ये लिखा हुआ है ए इंटू यहाँ पर ये v डिवाइडेड बाय ये मान लो d। ये मैं बता देता हूँ किसका क्या मतलब है। F फोर्स है, ये आप सबको समझ में आ रहा है। A यहाँ पर एरिया है, v यहाँ पर वेलोसिटी है, d यहाँ पर डिस्टेंस है। आपको बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा क्या होगा। डिड यू अंडरस्टैंड द सवाल? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा क्या होगा? सर ये कौन सा कांस्टेंट है? ईटा, ईटा ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये विस्कस फोर्स होता है। अब इस पे जाने का मतलब है कि आप टाइम खराब हो जाएगा अभी फिलहाल, तो इसको ऐसे अगर नाम जानना है तो इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई लिक्विड के अंदर भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मतलब आप किसी लिक्विड को घुमा दीजिए, छोड़ दीजिए तो वो रुक जाएगा ना, तो कोई तो है जो उसको रोक रहा है, तो वो लिक्विड के लेयर ही एक दूसरे को फोर्स लगा के रोकते हैं। ठीक है, ये जो F लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। यहाँ पर ये जो फोर्स है तो फोर्स, बट ये लिक्विड में लगने वाला फोर्स है, इसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। खैर ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है फ्लूइड के नाम से, सेकेंड बुक में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू से होता है रिप्रेजेंट। हाँ, तो वहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है म्यू, यहाँ पर वो थोड़ा सा ये डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ पर वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं आता, बल्कि यहाँ पर आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, मतलब ये मीडियम या लिक्विड की प्रॉपर्टी है जिस पर ये विस्कस फोर्स डिपेंड करता है, इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अंडरस्टूड? यस सर। बता दो तो जल्दी से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तरीका आपको पता है, लास्ट के 2 में जैसे आपने कराया वैसे ही ये करेंगे आप, तो जल्दी से करके मुझे बता दीजिए। जी सर जो फोर्स है उसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2 ही लिखेंगे कि उसका नहीं नहीं नहीं, mlt-2 ही लिखेंगे, चाहे वो फोर्स कोई सा भी। ठीक है, जैसे यूनिट, अगर मैं आपसे कहूँ फोर्स, तो यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन ही लिखेंगे ना छोटे। यूनिट क्या लिखेंगे आप? न्यूटन, चाहे वो फोर्स कोई सा भी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, ग्रेविटेशनल हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, कोई सा भी फोर्स हो। वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम लिखा जाएगा एज लॉन्ग एज द क्वांटिटी इज सेम। हाँ, फिजिकल फॉर्मूला अलग अलग होगा, हर केस के फोर्स का फिजिकल फॉर्मूला अलग होता है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम होता है। सर आ गया। आ गया, वेरी गुड। बताओ आंसर। हाँ बता दो। ml-1 के पावर में और t की पावर में -1। शायद ऐसा ही कुछ आता है। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर बता भी दिया भाई, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं रहता तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि ये एग्जैक्ट सही है या नहीं, बट हाँ बताओ, तुम्हारा भी यही आ रहा है दूसरा बच्चा? सर मेरा ml-1 t-3। t-3। सर चलो मेरा देख वही लेते आ हैं। रहा था।
चलो कोई नहीं, तो देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक तरफ रखेंगे तो डी इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा एफ डी, और नीचे क्या आ जाएगा, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देंगे आप, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। डी को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो एवी नीचे आ जाएगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो mlt टू द पावर -2, डी मतलब डिस्टेंस जिसके लिए एल लिखेंगे। एरिया के लिए क्या लिखोगे, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया? L square. यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड, एल स्क्वायर। एंड वेलोसिटी आपको पता ही है, एल टी टू द पावर -1। ठीक है, तो ये वाला एल और ये वाला एल मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला एल इस वाले एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नथिंग बट m। एल को ऊपर ले जाओगे तो एल टू द पावर -1, और इसको ऊपर ले जाओगे तो टी टू द पावर, ये देखो ये -1 है, ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो टी टू द पावर -1 -2 और मल्टीप्लाइड बाय टी टू द पावर +1, ये कितना हो गया, टी टू द पावर -2 +1। तो ये कितना आ गया, टी टू द पावर -1। तो जो सबसे पहले जिस बच्चे ने मुझे आंसर दिया था उसका आंसर बिल्कुल 100% सही है। जिन्होंने टी टू द पावर -3 दिया उन्होंने कैलकुलेशन में गलती कर दी। ठीक है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। तो आई होप अब आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। डू यू हैव दिस कॉन्फिडेंस और नॉट? कैन यू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी? अब Yes, sir. भाई अब देखो, वैसे तो बहुत सारी क्वांटिटीज है, अगर हम सबका 1 by 1 लिखने लगे तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला ही लिखने में 4-5 क्लासेस चली जाएंगी, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हर चैप्टर में जैसे जैसे क्वांटिटीज आपको पता चलती जाएंगी वैसे वैसे वहां आप उसके डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते जाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको सिर्फ मेथड सिखा दिया गया है, बहुत सारे मैंने बता भी दिए कैसे करना है। तो इफ यू नो द फिजिकल फॉर्मूला ऑफ अ क्वांटिटी यू कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी, राइट? तो आगे बढ़े बच्चों, एक बार हाँ ना बोल दो यार कॉन्फिडेंस के साथ, तो मजा आ जाए। यस सर। ठीक है, तो नाउ वी मूव टू अ न्यू टॉपिक। नहीं, न्यू टॉपिक मतलब डायमेंशनल फॉर्मूले के बाद वी मूव टू द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूले का भी अपना एप्लीकेशन है और इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले का क्या एप्लीकेशन है? तो सब 3 एप्लीकेशन हैं इसके बेसिकली, जिसमें से अभी हम सबसे पहला अभी 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दूसरा है टू चेक द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, और तीसरा है टू डिड्यूस अ रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 रिलेशंस हैं, ये 3 एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। आज पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, conversion of unit using dimensional formula। अब देखो ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 11th में आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन 2019 जेईई में पूछा गया है सीधा सीधा। ठीक है, 2019, ये नहीं कि पुराना कह रहा हूं, अभी 2019 का बता रहा हूं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन भी है, तो इसलिए वो क्वेश्चन मैं कराऊंगा नहीं यहाँ पर क्योंकि वो असाइनमेंट में है, तो आप खुद ही करेंगे उसको। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होगी तो मुझसे पूछेंगे। तो कन्वर्जन, मैं कहने का मतलब ये कि these applications are important because the question based on these application can be asked either in class 11th or in JEE Entrance or NEET Entrance। तो देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट, इससे पहले कि मैं ये इस बात पे जाऊं, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर क्या मैं किसी क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू अगर कुछ आई है, अगर मैं उसकी यूनिट चेंज करूंगा तो मेजर्ड वैल्यू में कोई चेंज आता है क्या? यस सर। नहीं समझे तुम। मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर, और अगर इसको मैं सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करूं, ये एसआई यूनिट में अगर 1 मीटर है, सीजीएस में कितना लिखूंगा, जल्दी बोलो। 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर हैज द सेम इफेक्ट या दोनों अलग अलग चीजें हैं? अच्छा यस सर, नंबर वो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा बट यस, ऐसे तो वो सेम है ना, दीज मेजर्ड वैल्यू आर सेम, राइट? हाँ, क्या बदल रहा है ये पढ़ा चुका हूं मैं। क्या बदल रहा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और यहाँ पर यूनिट। अगर मैं ऐसे कह दूं तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये n2 है और इसका जो यूनिट है वो u2 है। भाई अर्नव कटारिया, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये नंबर, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, और ये जो उसके साथ लिखा हुआ है मीटर सेंटीमीटर, उसको यूनिट कहते हैं।
तो अगर आपने 1 मीटर लिखा है और कहीं पर किसी ने 100 सेंटीमीटर लिखा है तो दोनों का मतलब तो सेम ही है ना बेटा। मैं आपसे कहूँ Yes, 1 sir. रुपी या आपसे कहूँ 100 पैसे, तो बोथ है सेम मीनिंग, बट फर्क क्या है? फर्क ये कि आई हैव चेंज्ड द यूनिट। अगर मीटर वाली यूनिट है तो उसमें 1 मीटर की जो वैल्यू है सेंटीमीटर में वही 100 के बराबर होती है। तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो मीटर यूनिट है उसको u से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर n से इसके मैग्नीट्यूड को और u2 से इसके यूनिट को। तो याद रखिए कि ये जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड और यूनिट का वो सेम रहेगा। क्या हो गया, क्या हो गया? ये जो प्रोडक्ट है वो मैग्नीट्यूड और यूनिट का दैट विल रिमेन सेम, बट हाँ इंडिविजुअली क्या क्वांटिटी बदल गई? तो इंडिविजुअली ये बदल गया मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, इंडिविजुअली यूनिट चेंज हो गई, बट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड और यूनिट हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। इज इट क्लियर? टेल मी यस और नो। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? भाई अगर एक क्वांटिटी की Yes. यूनिट आप चेंज करेंगे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर उसकी यूनिट चेंज करेंगे तो इफेक्ट ऑफ द क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेजर्ड वैल्यू विल रिमेन सेम, इंडिविजुअली उसका मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, इंडिविजुअली उसकी यूनिट बदल जाएगी, बट मेजर्ड वैल्यू विल रिमेन सेम। ठीक है? अब सुनिए दूसरी बात। बेटा मैं एक और चीज पूछता हूं। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर, सुनना मेरी बात ध्यान से, और मैं कहूं कि स्पीड, अब इसी स्पीड को मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी एसआई में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5/10 से मल्टीप्लाई करके। मुझे ये बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला यहां पर और स्पीड का फॉर्मूला यहां पर, विल इट रिमेन सेम और विल इट बिकम डिफरेंट? भाई एसआई में स्पीड का फॉर्मूला और सीजीएस में स्पीड का फॉर्मूला सेम रहेगा या अलग अलग होगा? सेम रहेगा ना। ऐसा कभी पढ़ा है आपने कि स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम एसआई में होगा, पर स्पीड का फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा सीजीएस में? ऐसा तो नहीं होता, फॉर्मूला रिमेन सेम। हाँ, किस स्टैंडर्ड में आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, मीटर में कर रहे हो, किलोमीटर में कर रहे हो, सेंटीमीटर में कर रहे हो, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने यूनिट क्या चूज करी है या सिस्टम ऑफ यूनिट क्या चूज करा है। बट फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ ऑफ द स्केल में फर्क पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसमें फर्क पड़ता है? किसमें पड़ता है? लेंथ ऑफ द स्केल जो आप चूज कर रहे हो टू मेजर द डिस्टेंस और टू मेजर द टाइम, उस पे फर्क पड़ता है। बट क्या फॉर्मूले में फर्क पड़ता है? तो आंसर इज नो। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया? हाँ कि ना? Yes, sir. सर एक चीज जैसे मेरे, हाँ पूछो 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 पूछो। सर आपने अभी बोला जैसे मैग्नीट्यूड और यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका सेम, तो सर जैसे मैग्नीट्यूड तो समझ गए, जैसे अगर 100 है तो 100 से, लेकिन सर यूनिट को क्या वैल्यू लेके मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि किसी भी क्वांटिटी को जब आप लिखते हैं तो यू राइट इट एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। यूनिट मतलब यूनिट का कोई वैल्यू नहीं है, यूनिट मतलब वो इकाई है ना जिसमें आप उस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, वो हाँ वो साथ में लिख रहे हो, वो स्टैंडर्ड है ना जिसमें साथ में लिख रहे हो उसको। खैर, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ स्केल चेंज होता है बट फॉर्मूले पे कोई चेंज नहीं आता। अब ये दोनों लॉजिक अगर आपको समझ में आ गई, पहला पॉइंट था हमारा n1u1 इज इक्वल टू n2u, तो अब इसी लॉजिक को यूज करना है टू कन्वर्ट द यूनिट। अब देखो कैसे, जहां नहीं समझ में आए एकदम बिंदास पूछना है। ठीक है, मान लीजिए इस क्वांटिटी का यूनिट की जगह मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देता हूं, और m l टू द पावर b t टू द पावर c। तो अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला lt टू द पावर -1 आएगा। अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे क्वांटिटी है फोर्स, तो mlt टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कोई भी जनरल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मान लो कि ml t और उसके पावर है a b c। इसको जब हम दूसरे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में कन्वर्ट चेंज करेंगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, कोई दिक्कत? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज होगा। सर चेंज हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर n1 है तो वहां n2 हो गया, बट डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c विल बी स्टिल एज इट इज। हाँ, एक चीज बदल जाएगी, और वो चीज क्या है कि यहाँ पर जो आपने जिस स्टैंडर्ड में मास, लेंथ और टाइम को मेजर किया है, जो स्टैंडर्ड स्केल आपने माना है इन योर वन सिस्टम, यहाँ पर वो स्टैंडर्ड स्केल सेम नहीं होगा, वो बदल जाएगा।
जैसे यहाँ पर अगर मास को आपने केजी में मेजर किया है तो यहाँ पर मास हो सकता है ग्राम में हो, या यहाँ पर आपने मास को मेजर किया है पाउंड में तो हो सकता है यहाँ पर मास किलोग्राम में हो। तो इसका मतलब है कि दो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में लेंथ ऑफ द स्केल बदल रहा है, इसलिए आपने नीचे M1 L1 T1 लिख दिया और यहाँ M2 T2 L2 T2 लिखा है। मतलब it represents the standard scale are not same in both the system of measurement. Is it clear till here? जी है ना, क्योंकि जी यूनिट करे तो सेम ही रहेगा। यस यस, यहाँ तक क्लैरिटी सबको? Yes. तो अब अगर N1 लिखना हो तो N1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, ये सब देख लीजिए अच्छे से क्योंकि इसी को अप्लाई करेंगे। N1 लिखना हो तो T2 टू द पावर C डिवाइडेड बाय, ये पूरा टर्म इधर लिख दीजिए, तो M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C आप ऐसे लिख दीजिएगा, और ये N2 एज इट इज, सॉरी। तो N1 को आप ऐसे लिख सकते हैं N2, ये दोनों मास है तो इसको एक साथ हम ऐसे लिख सकते हैं M2 अपॉन M1 टू द पावर A, L2 अपॉन L1 टू द पावर B एंड T2 अपॉन T1 टू द पावर C। ये हो गया सर हमारा N1। इसी तरह से अगर हम N2 लिख दें N2, तो N2 की वैल्यू क्या होगी? N2 विल बी इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 टू द पावर B एंड T1 अपॉन T2 टू द पावर C। ठीक है, ये N2 हो जाएगा। ये आप पहले नोट कर लीजिए, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 100% ये ज्यादा समझ आएगा। अभी थोड़ा कम समझ आएगा, पता नहीं कर क्या रहा है ये। तो जैसे ही हम एग्जांपल लेंगे तो ये और आपको ज्यादा इसकी क्लैरिटी आएगी। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, बिकॉज दिस N1 वाला फॉर्मूला या N2 वाला दैट वी विल बी यूजिंग इन द कन्वर्जन ऑफ अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो पहले आप इसको नोट कर लें। नोट कर लीजिएगा तो प्लीज बता दीजिएगा ताकि मैं आगे करा सकूं। लिख लिया सर। सबने शायद लिख लिया है। यस सर। ठीक है, तो अब सबने लिख लिया तो यही चीज है जो हम यूज कर रहे होंगे। अब देखिए सर, इस चीज को हम कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कन्वर्ट। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे आपसे बोला गया है यू हैव टू कन्वर्ट, व्हाट यू हैव टू कन्वर्ट। देखिए कन्वर्ट 1 न्यूटन फ्रॉम SI unit to CGS unit in which unit of force is dyne। मतलब पॉइंट समझिए आप, ये कन्वर्ट करना है आपको। क्या कन्वर्ट करना है? 1 न्यूटन। न्यूटन बताइए किस चीज की यूनिट होती है, किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन होती है बेटा? फोर्स की यूनिट, बिल्कुल सही बात, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और उस फोर्स की यूनिट को आपको क्या करना है? यू हैव टू कन्वर्ट दिस यूनिट ऑफ फोर्स फ्रॉम SI सिस्टम ऑफ यूनिट टू CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। आपको फोर्स की यूनिट को कन्वर्ट करना है SI से CGS में। CGS में फोर्स की यूनिट पता है क्या कहते हैं? डाइन। ठीक है, DYNE डाइन। दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS, राइट। अब देखिए सर, करना कुछ नहीं है। सबसे पहला काम, कौन से सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है? अर्णव, अर्णव इतना तो समझ में आया होगा। किस सिस्टम? हाँ, अरे वाह हीरा भाई, SI से CGS में जाना है तो इधर लिख दीजिए SI और इधर लिख दीजिए CGS। कितनी वैल्यू है जिसको आपको कन्वर्ट करना है? तो मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 1। दिस इज द मैग्नीट्यूड विच इज टू बी कन्वर्टेड। CGS में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए N2। क्लियर है?
इसमें मास को हम किस में मेजर करते हैं? एसआई में। तो मास इज मेजर्ड इन केजी, और यहाँ पर मास को मेजर किस में करते हैं? ग्राम में। अच्छा, केजी और ग्राम का क्या रिलेशन होता है? तो क्या मैं 1 किलोग्राम को 10 टू द पावर 3 ग्राम लिख सकता हूँ? मतलब 1000 ग्राम कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 ग्राम। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी। यस सर। Yes. ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। इसी तरह से लेंथ इज 1 मीटर, 1 मीटर, और यहाँ पर लेंथ को किस में मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ पर टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड में, तो 1 सेकंड। यहाँ पर हम टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, अगेन 1 सेकंड। क्लियर? यहां तक क्लैरिटी है? अब किस चीज की यूनिट थी? है फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो, mlt टू द पावर -2। ये सब लिखने के बाद अब फाइनली देखो, n2 चाहिए, n1 आपको पता है, n2 चाहिए, n1 आपको पता है, तो आप लिख दीजिए n2 इज इक्वल टू n1। क्या फॉर्मूला था? m1 अपॉन m2 टू द पावर a, l1 अपॉन l2 टू द पावर b, t1 अपॉन t2 टू द पावर c। यही था ना फॉर्मूला आपका। अब यहाँ पर n2 इज इक्वल टू n1, बोलो जल्दी, सब बोलेंगे n1। क्या लिखो n1? 1। वेरी गुड, 1। m1 की जगह क्या लिख देंगे आप? 10 टू द पावर 3 ग्राम। ग्राम में क्यों चेंज किया है सर आपने? क्योंकि अगर मैं इसको ग्राम में चेंज नहीं करता तो ये और ये आपस में डिवाइड नहीं होते। देखो, केजी कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय ग्राम। या तो ऊपर नीचे ग्राम होना चाहिए या ऊपर नीचे केजी होना चाहिए, तभी डिवाइड कर सकते हो। समझ रहे हो आप? यस सर। ठीक है। इसी तरह से क्या लिखेंगे? L1 अपॉन L2। L1 क्या चीज है? 10 टू द पावर 2। L2 कितना है? 1 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर। टाइम 1 सेकेंड, नीचे कितना? 1 सेकेंड, क्योंकि दोनों में 1 1। अब इसके पावर्स की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? ABC क्या लिखा जाएगा? तो ABC को लिखने के लिए जिस क्वांटिटी का कन्वर्जन कर रहे हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला देख लो। हम यहाँ पर फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m टू द पावर 1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर a की वैल्यू हो गई 1। a इज इक्वल टू कितना लिखेगा? 1। ठीक है। l की पावर भी 1, तो b भी कितना लिखेगा? 1, तो इसका भी पावर 1। t टू द पावर -2, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई? -2। तो यहाँ पर आप कितना लिखेंगे? -2। नहीं आया, नहीं आया। इज इट क्लियर? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। ग्राम से Yes, ग्राम sir. कैंसिल हो गया तो ये बन गया 10 टू द पावर 3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो ये बन गया 10 टू द पावर 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1। 1 पे कुछ भी पावर कर दो, रिजल्ट विल रिमेन एज 1। ठीक है। तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n2 की वैल्यू हो जाएगी 10 टू द पावर 5। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, तो आप कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। देखिए पहले अच्छे से इसको, और अच्छे से देख के नोट करिए। लिख लिया सर। पहले मुझे ये बताओ, सबको ये वाला क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया? यस सर, आप क्वेश्चन दे दो। Yes, अब मैं sir. क्वेश्चन दे दूं? ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये सबने नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन लिख लीजिए, कन्वर्ट 1 जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। मैं लिख देता हूँ यूनिट ऑफ एनर्जी। in convert 1 joule, where joule is the unit of energy, convert 1 joule into erg, where erg is unit of energy in
CGS यूनिट। और जूल किस में है यूनिट? जूल इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड अर्ग क्या है? अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। आप लोग इसको ट्राई करें, सॉल्व करें। मैं यहाँ पर जरा सा 2-4 मिनट का एक ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है? आई विल बी बैक। तब तक आप लोग इसको ट्राई करें, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। आई विल बी बैक।
जी सर, ये हो गया आप लोगों से? हेलो, यस सर, हो गया। ठीक है। व्हाट इज द फाइनल आंसर? 10 to the power 7 अर्ग। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब देखो, मैं फिर भी कर देता हूँ, हो सकता है कि सबसे नहीं हुआ हो, और सबसे अगर नहीं भी हो अर्नव, आई थिंक आपको थोड़ा सा इशू आएगा डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ, तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। देख लीजिए, एस आई और किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। अगेन आई विल मेक द टेबल। कितना N1 की वैल्यू कितनी? 1, क्योंकि 1 जूल कन्वर्ट करना है आपको। N2 में कितना आएगा ये निकालना है। मास केजी में मेजर होता है एसआई में, जिसको हम 10 to the power 3 ग्राम लिख सकते हैं। M2 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 1 ग्राम विदाउट एनी डाउट। L1 इज इक्वल टू मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 to the power 2 सेंटीमीटर। L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सुन लो, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। टाइम एसआई में भी सेकेंड में मेजर होता है और सीजीएस में भी। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है सर m l स्क्वायर t टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो n2 निकालना है। n1 की वैल्यू सर 1 है। m1 अपॉन m2 मतलब आप लिखेंगे 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। इसी तरह से आप लिखेंगे 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से आप लिखेंगे 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। एंड व्हाट वुड बी द पावर्स? तो मास, यहां देखो मास का पावर कितना है? 1, मतलब डायमेंशन। L2 और टाइम का -2, तो ये कैंसिल हो गया। तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर 3। ये कैंसिल हो गया तो 10 टू द पावर 4। 1 सेकेंड कैंसिल्स आउट, इट विल बिकम 1। 1 पे कोई भी पावर कर दो वो 1 ही रहेगा। तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई? 10 टू द पावर 7, राइट। तो इसका मतलब कितना हो गया? आप ये कह सकते हैं कि 1 जूल is equal to 10 to the power 7 erg. This is your relation. सर जी सर जी यहाँ सर, पे हमने 1 जूल का वो निकालने के लिए फोर्स का वर्क का फॉर्मूला यूज किया सर। वर्क का फॉर्मूला या एनर्जी का फॉर्मूला दोनों कह सकते हैं, बिकॉज इट इज द यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ये सर, तो सर मैं कह रहा था 1 जूल का कोई और, जैसे सर अगर हम हीट एक के एनर्जी अदर देन 1 हो, मतलब 20 जूल हो, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जैसे सर जूल तो बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी का यूनिट होता है ना सर, कोई भी एनर्जी ले हाँ, लो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे सर कोई फर्क नहीं फॉर्मूला पड़ता। अगर हम सर जैसे कोई और चीज का मैं आपको वही एक मिनट रुक जाओ, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि जूल, जैसे जूल इज द यूनिट ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, वैसे ही ये जो फॉर्मूला मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है एनर्जी का, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। इसका क्या सिर्फ डिफरेंट होगा? डिफरेंट एनर्जी का क्या कौन सा फॉर्मूला डिफरेंट होगा? फिजिकल फॉर्मूला। बट डायमेंशनल फॉर्मूला सारी एनर्जी का सेम रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? सर एग्जांपल दे दोगे प्लीज? एग्जांपल आप कोई भी एनर्जी ले लो भाई। अच्छा, मैंने आपको जब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ वैसे कि एनर्जी का जब मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने आपसे बोला था एनर्जी, मैंने कोई स्पेसिफिक एनर्जी नहीं बोला था। जैसे अब अगर मान लो मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है तो हाफ mv स्क्वायर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। मास के लिए m लिखेंगे और वेलोसिटी के लिए lt टू द पावर -1 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m l स्क्वायर t टू द पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, सुनाएगा कभी ऋषिक? यस सर, सुना। ठीक है, तो m के लिए मास, g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो l t टू द पावर -2। और h क्या है? h इज अ हाइट, तो हाइट विल आल्सो बी अ काइंड ऑफ लेंथ, तो m l स्क्वायर t टू द पावर -2। कंपेयर कर लो दोनों को। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें हैं ना ऋषिक, बट डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का देखो हाँ सर, सेम ही है। सेम ही है। तो इसका मतलब एनर्जी कोई सी भी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फिजिकल फॉर्मूला सबका अलग अलग होता है, वो एक अलग बात है, बट डायमेंशनल फॉर्मूला और फिजिकल यूनिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर? यस सर। ओके, तो सर आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।
Thank you all of you. Good night. Take care. Thank you. Thank you, sir.